हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। हमने पिछले भाग में आधा अध्याय पढ़ा था, तो आगे का अध्याय अब हम इस भाग में शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए करते हैं स्टार्ट। एवलिन ने खुद कन्फेस किया है। कन्फेस करना मीन्स मानना। खुद उन्होंने माना है कि वो क्या है, वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक किसको कहा जाता है? जो काम के बिना नहीं रह पाता है, उसको जो है रेगुलर, मतलब खाली वो बैठ ही नहीं पाता है पर्सन, उसको एक के बाद उसको काम चाहिए किसी तरह से। तो ये उन्होंने खुद महसूस करा कि वो वर्कहॉलिक है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कॉन्सर्ट्स, इवन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। तो ये सब उन्होंने किया है। उन्होंने रेगुलर कॉन्सर्ट जो देती थी, उसके अलावा भी उन्होंने जो है फ्री कॉन्सर्ट्स दिए। कहाँ कहाँ? प्रिजन में और हॉस्पिटल में। वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनको हाई प्रायोरिटी देती हैं। जो एन रिशलिन बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन से हैं, उन्होंने क्या कहा है कि वो एवलिन, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो शाइनिंग इंस्पिरेशन बन गई थी। वो क्या बन गई थी? शाइनिंग इंस्पिरेशन। किसके लिए? फॉर डेफ चिल्ड्रन। इनके लिए वो शाइनिंग इंस्पिरेशन बन गई थी, क्योंकि इतना नेम और फेम उन्होंने अचीव कर लिया था। अपनी एज के दुगने लोग से, जो उसकी एज से भी दुगनी एज के थे, उनसे भी ज़्यादा एवलिन ग्लैनी ने जो बहुत से काम थे उनको अकम्प्लिश कर दिया था। अब उन्होंने क्या किया? जो परकुशन था उसको वो ऑर्केस्ट्रा में लेकर के आई और उन्होंने जो है ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि ये जो है बहुत ज़्यादा मूविंग हो सकता है। अब उन्होंने इंस्पिरेशन भी दी बहुत से हैंडीकैप्ड लोगों के लिए। हैंडीकैप्ड किसको कहा जाता है? जो फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, उनके लिए क्या थी? वो एक इंस्पिरेशन थी। उनको देख के लोग क्या कहते थे? जो हैंडीकैप्ड थे उनको देख के क्या कहते थे कि अगर ये कर सकती हैं तो हम भी कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, मिलियंस लोगों के लिए उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए कि उनके कामों को देख के, उनके म्यूज़िक को देख के, उनकी परफॉर्मेंस को देख करके मिलियंस पीपल जो है डिलाइटेड होते थे। उनके लिए वो प्लेजरेबल थी। तो देखा बच्चों आपने, एवलिन ग्लैनी सिर्फ जो डेफ पीपल हैं उनके लिए ही इंस्पिरेशन नहीं है, वो नॉर्मल लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन है कि अगर वो कर सकती हैं तो कोई भी कर सकता है। कंडीशन क्या है? कि हमें गिव अप नहीं करना है। अगर हम गिव अप नहीं करते हैं और डिटरमाइंड होकर के एफर्ट्स डालते हैं तो सक्सेस हमें मिलती ही मिलती है। तो आइए अब इसकी एक्सरसाइज करते हैं। सबसे पहला आपका थिंकिंग अबाउट द टेक्स्ट। यू हैव टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन अ फ्यू वर्ड्स और अ कपल ऑफ सेंटेंसेस ईच, या तो कुछ शब्दों में या हार्डली एक सेंटेंस में। तो क्वेश्चन क्या है आपका? पहला वाला, हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक? कितने साल की थी? केवल साल का बताना है आपको। व्हेन वॉज हर डेफनेस फर्स्ट नोटिस? व्हेन वॉज इट कन्फर्म्ड? जो डिफनेस थी उसको सबसे पहले कब नोटिस किया गया था और ये कंफर्म कब हुआ? तो इसका आपको आंसर देना है, आंसर शॉर्ट में। नेक्स्ट है आपका आंसर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस इन 30-40 वर्ड्स, जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। तो ये जो क्वेश्चन हैं आपको 30-40 वर्ड्स में आपको इनके आंसर देने हैं। वर्ड लिमिट आपको एक्सीड नहीं करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हु हेल्प्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक? व्हाट डिड ही डू एंड से? किसने हेल्प किया था? आपने देखा था ना कि सबने, टीचर्स ने भी डिस्करेज कर दिया था, तो वो हेल्प किसने किया था और उन्होंने क्या कहा? ऐसे ही आपको जो सेकंड क्वेश्चन है उसका भी आंसर करना है, जिसको क्वेश्चन रीड करेंगे और फिर अपना जो आपने जो स्टोरी पढ़ी है उस पर बेस्ड आप आंसर देंगे। अब नेक्स्ट है आपका आंसर द क्वेश्चन इन 2 or 3 पैराग्राफ्स, 100 to 150 वर्ड्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपका आ गया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप 2-3 पैराग्राफ में देंगे। वर्ड लिमिट आपको गिवन है 100 to 150 वर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? हाउ डज एवलिन हेयर म्यूजिक? तो आपको पूरा डिटेल देना है कि जो है बचपन से वो कैसी थी और कैसे उसने धीरे धीरे जो है म्यूजिक को सीखा और फाइनली उसने क्या क्या अचीव किया। तो इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर्स को
ऑप्ट करना है, अच्छे से रीड करना है। हमने जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे उनको भी डिस्कस किया, समरी डिस्कस करी है, साथ में हमने जो पूरा पैसेज था, जो पूरा लेसन था, उसको भी हमने रीड करके डिस्कस किया है अच्छे से। तो अब आपको क्या करना है, जो हमने पढ़ा है उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आंसर्स को ऑप्ट करना है, फाइंड आउट आंसर्स, और पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। तो आइए अब हम करते हैं इसका पार्ट 2, द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। अब ये जो बिस्मिल्लाह खान है, बिस्मिल्लाह खान कौन थे? जिनको हम आज की डेट में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान कहते हैं, और ये शहनाई प्लेइंग के लिए बहुत फेमस थे। ये शहनाई प्लेइंग के लिए नॉट ओनली इन इंडिया, अब्रॉड में भी इनका बहुत नाम है और लोग इनको बाहर भी इनवाइट करते हैं। लेकिन शहनाई से पहले, शहनाई एग्जिस्टेंस में आई कैसे, वो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देती हूँ। शहनाई से पहले जो है एम्परर औरंगजेब की कोर्ट में पुंगी प्ले की जाती थी। अब जो पुंगी थी, इसका जो आवाज़ थी वो टोनल क्वालिटी इसकी बहुत पुअर थी, बहुत शोर शराबे वाली से श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड इसका था। तो जो किंग थे उन्होंने इसको बैन कर दिया। अब जब इसको बैन कर दिया तो उसके बाद एक बार्बर जो प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली का था और ज़्यादातर जो है रॉयल पैलेस में भी वो जाया करता था, उसने डिसाइड किया कि वो इसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। अब टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए उसने क्या किया कि जो एक पाइप लिया, बड़ा पाइप था, लॉन्ग भी था और ब्रॉड भी था, पुंगी से ज़्यादा लॉन्गर और ब्रॉडर था। उसने क्या करा, 7 होल्स बनाए। अब 7 होल्स में जब उसने उसको प्ले करना शुरू किया, उसके जो क्लोजिंग्स और ओपनिंग थी उनको यूज़ करना शुरू करा होल्स के, तो उसमें से बड़ा सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ। अब जब उन्होंने ये न्यू इंस्ट्रूमेंट रेडी कर दिया तो इसको सबसे पहले शाह के चैम्बर में, जो रॉयल रेजिडेंस था, वहाँ पर इसको जो है प्ले किया गया। और बनाया किसने था इसको? एक नाई ने, बार्बर ने। तो इसका, क्योंकि वो शाह के चैम्बर में प्ले किया गया, बनाया एक नाई ने था, तो उसका नाम क्या पड़ गया? शहनाई। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपनी शहनाई वादन के लिए बहुत फेमस थे, और इंडिया में ही नहीं बल्कि उनको अब्रॉड में भी शहनाई के लिए बुलाया जाता है। जब इंडिपेंडेंस मिली थी इंडिया को, तो उस समय भी इन्होंने जो है रेड फोर्ट्स में जाके अपना शहनाई प्ले किया था, और बहुत सा अवार्ड भी इन्होंने जीते हैं, बहुत से प्राइजेज इन्होंने विन करे हैं। और इनका एक जो शिष्य था वो यूएसए में रहता था, तो यूएसए में उसने जब इनको बोला, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, कि मैं चाहता हूँ आप यहाँ पर आकर के जो है म्यूज़िक सिखाएं, तो मैं उनको बिल्कुल भी नेम फेम, बहुत ज़्यादा जो है जो सेलुलाइड वर्ड होता है ना, बिल्कुल फिल्मी दुनिया और चमक धमक का वर्ड, ये उनको पसंद नहीं था। तो इस सब चीज़ से वो अलग रहते थे। तो जब यूएसए में उनके एक शिष्य ने उनको इनवाइट किया कि वो वहाँ पर आकर के म्यूज़िक सिखाए, तो इन्होंने इनकार कर दिया। जब उनके म्यूज़िक जो उनका जो शिष्य था उसने बोला कि मैं यहाँ पर जो है टेम्पल वगैरह भी, जो सेम जो आपके बनारस में जो टेम्पल हैं वो टेम्पल मैं यहाँ पर बना दूंगा, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, टेम्पल्स तो तुम बना दोगे, क्या तुम जो होली रिवर गंगा है उसको भी यहाँ लेकर के आ जाओगे? तो वो पॉसिबल नहीं था। तो वो समझ गए उनको यहाँ पसंद नहीं है। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो है इंडिया में रहते थे और साथ में बाहर भी जाकर के अपने जो है शो किया करते थे। और जब वो यहाँ रहते थे, अपने बनारस को वो बहुत मिस करते थे। बहुत, जब कभी वो बनारस में जो, क्योंकि पहले से रहे थे, तो अगर वो अपनी कंट्री में कहीं भी बाहर जाते थे तो बनारस को वो बहुत मिस करते थे। और जब बनारस में या कहीं और जगह होते थे तो डुमराव की जो लस्सी थी वो उसको बहुत मिस करते थे। मतलब उनको अपना देश, अपनी जगह से भी बहुत प्यार था। तो किस तरह से जो है उन्होंने नेम फेम रिसीव किया, कैसे उन्होंने जो है शहनाई को, पहले शहनाई केवल जो है टेम्पल वगैरह में प्ले की जाती थी, क्योंकि ये जो म्यूज़िक है शहनाई का, ये टेम्पल और जो वेडिंग में भी जो है, आपने देखा होगा, आप कभी जो कभी गए होंगे, जो क्लासिकल म्यूज़िक होते हैं, दोबारा बोल रही हूँ मैं। अब इन्होंने जो है, जो शहनाई थी,
इसको केवल शहनाई को मतलब इतने अच्छे से प्ले करना ही मतलब इनका केवल वो नहीं था एम, क्योंकि जो शहनाई थी पहले जो है ये इंडियन वेडिंग्स में या टेम्पल्स में ही प्ले की जाती थी। शहनाई को ये क्लासिकल स्टेज में भी लेकर के आए, तो बहुत से मतलब इन्होंने बहुत से इम्प्रूवमेंट इस उसमें किया है। तो आइए कैसे उन्होंने जो है नेम फेम अचीव किया और कैसे कैसे करके उन्होंने जो है अपने म्यूज़िक को, जो आप शहनाई थी उसको ट्रेडिशनल से जो है वो क्लासिकल स्टेज में लेकर के आए। आइए पढ़ते हैं लेसन द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। तो इससे पहले कि आप इसको पढ़ें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगी कि क्या आप इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं और कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट, कौन सा इंस्ट्रूमेंट उन्होंने प्ले किया है, जिनके बारे में आप, जैसे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, उनके बारे में आप जानते हैं। अब शहनाई के बारे में सोचिए थोड़ा सा कि जो शहनाई है ये प्रोबेबली आप इमेजिन करिए कि वेडिंग में या सिमिलर ओकेजन में और फंक्शंस में ही प्ले की जाती है। नेक्स्ट, इसको रीड कर लूँ थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है, थिंक ऑफ द। अब मुझे आप ये बताइए कि क्या आप इस तरह के लोगों के बारे में जानते हैं और कौन सा इंस्ट्रूमेंट वो प्ले करते हैं। अब शहनाई के बारे में आप सोचिए, जब शहनाई के बारे में आप सोचते हैं तो सबसे पहले तो आप क्या इमेजिन करते हैं, वेडिंग के बारे में। अब वेडिंग या कुछ इसी तरह का कोई ओकेजन या फंक्शन होगा उसके बारे में, और उसके बाद आप जब शहनाई के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में नेक्स्ट किसके बारे में आता है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में, जो शहनाई प्लेयर थे और क्या थे, वो शहनाई के मास्टर थे। He has achieved mastery in playing शहनाई इंस्ट्रूमेंट। अब जो एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जिसको मैंने आपको बताया था पुंगी, अपने रॉयल रेजिडेंस में उन्होंने उसको बैन कर दिया था। अब बैन करने का रीज़न क्या था कि उसका जो वॉइस था वो बहुत ज़्यादा श्रिल और अनप्लीजेंट, श्रिल मीन्स बहुत तीखा, चुभने वाला, और अनप्लीजेंट जो अच्छा नहीं लगता, जो मेलोडियस नहीं होता है, तो उन्होंने इसको बैन कर दिया था। अब पुंगी के जो नाम है वो केवल एक जो शोर मचाने वाली जो इंस्ट्रूमेंट होता है ना, इसी पे जो है इसी के लिए रह गया था, क्योंकि उसको कोई भी सुनना पसंद नहीं करता था। अब लोग उसके बारे में क्या सोचते थे कि इसको जो है रिवाइव किया जाना चाहिए, क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट था वो बैन हो चुका था। तो अब जब रिवाइव होगा तो उसके बाद ही तो किस कंडीशन में आता है, कैसा होता है, उसको यूज़ किया जाएगा। तो उसको रिवाइव करने का किसने सोचा, एक बार्बर ने, और वो किसकी फैमिली से था, प्रोफेशनल म्यूजिशियन की फैमिली से था, जो अधिकतर रॉयल पैलेस में जाया करते थे। तो उसने डिसाइड कर दिया कि जो पुंगी थी वो उसकी टोनल क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे। उसके लिए उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक पाइप चूज़ करा जो पुंगी से बड़ा भी था और लंबा भी था। उसमें 7 जो है उन्होंने होल्स बनाए। 7 होल बनाने के बाद जो है, जब उन्होंने उसको जो होल्स थे उनको अपनी फिंगर से जब ओपन किया, क्लोज किया, ओपन किया, क्लोज किया, तो क्या हुआ, उसमें से सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड प्रोड्यूस हुआ। मेलोडियस मीन्स जो आपको अच्छा लगता है, जो मधुर संगीत होता है, जो मधुर आवाज़ होती है, वो उन्होंने महसूस करी, वो उससे मधुर आवाज़ निकल रही थी। अब उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रॉयल चैम्बर में जाकर के प्ले किया, तो वो लोग बहुत खुश हुए उसको। तो जो ये इंस्ट्रूमेंट था ये पुंगी से थोड़ा सा डिफरेंट था, तो उसको एक नया नाम दिया गया। अब नया नाम कैसे दिया गया, क्योंकि वो शाह के चैम्बर में प्ले किया गया था, जो न्यू इंस्ट्रूमेंट बना था, और उसको बनाया किसने था, नाई ने, बार्बर ने। तो उसका जो नाम था वो उनके ही नाम पर उसका नाम रख लिया गया, और इस तरीके से जो है उसका नाम क्या आया, शहनाई। जो साउंड था शहनाई का वो बहुत ऑस्पिशियस लोग उसको मानते थे। ऑस्पिशियस मीन्स जो अच्छा होता है, जो आपके लिए बेनिफिशियल होता है, जो शुभ होता है आपके लिए, और इस वजह से जो है उसको टेम्पल्स में भी प्ले किया जाता था। जो नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स होती हैं, जब नॉर्थ इंडियन वेडिंग होती थी तो उसमें आपने देखा होगा नॉर्थ साइड में शहनाई प्ले की जाती है म्यूज़िक के उसमें। पास्ट में क्या होता था कि शहनाई जो है वो एक ट्रेडिशनल एंसेंबल था 9 इंस्ट्रूमेंट का, जो रॉयल कोर्ट में पाया जाता था, और टिल रिसेंटली इसको केवल जो है टेम्पल्स में और वेडिंग्स में ही प्ले किया जाता था।
अब जो क्रेडिट दिया जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को, वो किस चीज़ का दिया जाता है? मैंने आपको बताया था कि वो इस इंस्ट्रूमेंट को जो है क्लासिकल स्टेज तक लेकर के आए, तो उसका श्रेय भी किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को। जब 5 इयर्स के थे उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, वो गुल्ली डंडा पॉन्ड के साइड में प्ले करते थे और रहते कहाँ थे वो? डुमराव। डुमराव कहाँ है? डुमराव बिहार में। अब रेगुलरली जो है वो वहीं पे पास में एक बिराजी टेम्पल था, वहाँ जाकर के जो है वो भोजपुरी चैता गाते थे। और लास्ट में जब वो भोजपुरी चैता गाते थे तो भोजपुरी चैता के बाद में उनको एक इनाम मिलता था। उस इनाम में क्या होता था? एक लड्डू होता था, और उस लड्डू का वेट कितना होता था? 1.25 kg का। तो जब वो उनको इनाम मिलता था तो वो बड़े खुश होते थे और अधिकतर जो है वो उसको प्ले करने के लिए फिर वहाँ पर जाया करते थे। और ये जो है लगभग 80 इयर्स पहले हुआ है, जो मंदिर जाना और इनाम मिलना। उस समय वो क्या थे? छोटे बच्चे थे। और उसके बाद जो है उनको बाद में जो उन्होंने जब प्ले करना सीखा और फाइनली वो एक अच्छे एक्सपर्ट उसमें हो गए थे, तो उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, द भारत रत्न, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। अब उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जन्म कब हुआ था? 21 मार्च में 1916 में। और ये एक अच्छी म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करते थे बिहार में। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बुक्स खान, और जो शहनाई नवाज थे भोजपुरी किंग्स कोर्ट में, उनके जो फादर थे पैगंबर बुक्स, वो भी जो है बहुत अच्छे म्यूजिशियन थे। तो वो भी जो है शहनाई को प्ले करते थे, ग्रेट शहनाई प्लेयर थे वो भी। लाइफ के अर्ली फेज में ही इन्होंने जो है म्यूज़िक को सीखना शुरू कर दिया था। जब वो 3 साल के थे, उनकी मदर उनको अपने अंकल के घर ले गई बनारस में। अब बिस्मिल्लाह खान ने जब उनको सुना प्ले करते हुए, शहनाई प्ले करते हुए सुना उनको, जब वो शहनाई की प्रैक्टिस कर रहे थे, जब उन्होंने देखा तो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और उनको वो ऐसे देख रहे थे जैसे वो उनके इस आर्ट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड हो गए थे। फैसिनेट होना मीन्स आकर्षित होना। तो जब उन्होंने अंकल को देखा प्ले करते हुए तो वो बहुत ज़्यादा उससे आकर्षित हो गए थे। अली बुक्स, जो विष्णु टेम्पल था बनारस में, वहाँ पर वो एम्प्लॉय थे और वहाँ पर वो शहनाई को प्ले करते थे। अली बुक्स जो हैं वो बहुत देर तक जो है जब शहनाई को प्ले करते थे तो बिस्मिल्लाह खान उनको बहुत घंटों जो है उनको वो देखते रहते थे, बिल्कुल कैप्टिवेटेड होकर के उनको देखते रहते थे कि वो किस ढंग से शहनाई को प्ले कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है बिस्मिल्लाह खान ने क्या करा, उन्होंने भी जो है लेसन सीख लेना शुरू कर दिया। उन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट को सीखना शुरू कर दिया और वो भी पूरा दिन रात जो है उसकी प्रैक्टिस करते रहते। कई सालों तक जो है बिस्मिल्लाह खान जो बालाजी और मंगला मैया टेम्पल था और गंगा नदी के किनारे वहाँ पर आते थे और वहाँ पे जो है वहाँ पर जब उन्होंने आके म्यूज़िक लर्न करना शुरू किया तो गंगा नदी को देख करके जो है वो बहुत इंस्पायर्ड हुए और वहाँ एकांत में बैठ करके जो है वो घंटों रियाज़ किया करते थे। गंगा नदी का जो बहता हुआ पानी था उसने जो है उनको इंस्पायर किया कि वो डिफरेंट रागास को जो है इन्वेंट करें और अपनी जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करें। और जो है उन्होंने इतने नए नए राग वहाँ पर इन्वेंट करे, नई अपनी क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया कि उससे पहले जो है वो शहनाई की रेंज से बाहर थी वो सारी क्वालिटीज़। तो जो भी राग इन्वेंट किए थे वो पहले जो है उस रेंज से बाहर थे। तो उन्होंने हर लिमिट को क्रॉस करके जो है शहनाई में बेस्ट परफॉर्म कैसे करना है ये उन्होंने सीख लिया था। जब वो 14 इयर्स के थे तो उन्होंने, जो उनके अंकल थे, वो उनके साथ जो है इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए और जब वो लास्ट कर देते थे एंड में, तो एंड में जो है जो उस्ताद फयाज़ खान थे वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को हमेशा अप्रिशिएट किया करते थे और अप्रिशिएट करते हुए वो उनको प्यार से थपथपाते थे और उनको क्या 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 बोलते थे कि हार्ड वर्क करो, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे
तो तुम जो है पॉसिबल है कि तुम ये अच्छे से सीख जाओगे, हार्ड वर्क से सब कुछ हो सकता है। और उसके बाद जो है उन्होंने जो ऑल इंडिया रेडियो की जब ओपनिंग थी लखनऊ में इन 1938 में, तो वो जो था उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक था। वो बिग ब्रेक कैसे था उनकी लाइफ में, क्योंकि उसके बाद जो है उनको अधिकतर लोग जो है रेडियो में सुनते थे उनको। बहुत टाइम जो है उन्होंने वहाँ पर जो ऑल इंडिया रेडियो था वहाँ पर अपनी शहनाई को प्ले किया था, तो लोग रेडियो में उनको सुना करते थे। जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 में, तो उस समय क्या हुआ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने अपनी शहनाई से पूरे नेशन को जो है ग्रीट किया था। उन्होंने राग काफ़ी जो रेड फोर्ट से गाया था उसको जो है उसको जब उन्होंने वहाँ पर प्ले किया तो इतना होल हार्टेडली उन्होंने उसको प्ले किया कि जो ऑडियंस थी वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी बैठे हुए थे और पूरी ऑडियंस को उन्होंने पूरे दिलो जान से वहाँ पे राग काफ़ी जो है सुनाया था। और वहाँ रेड फोर्ट से जो उन्होंने राग काफ़ी जो प्ले किया था उसमें उन्होंने उसको इतना दिलो जान से उन्होंने ऑडियंस के लिए प्ले किया था, और उसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे। बाद में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको अपनी स्पीच ट्रायस्ट विद डेस्टिनी भी वहाँ से दी थी। बिस्मिल्लाह खान ने बहुत से मेमोरेबल परफॉर्मेंसेस दी हैं इंडिया में भी और अब्रॉड में भी। उनका जो फर्स्ट ट्रिप था अब्रॉड वो कहाँ के लिए था, अफगानिस्तान। और वहाँ जाके क्या हुआ, वहाँ जो किंग जाहिर थे किंग जाहिर ने जो है उनकी परफॉर्मेंस के लिए उनकी मैस्ट्रो के लिए उनको गिफ्ट भी दिया। और गिफ्ट में उन्होंने क्या दिया, जो प्राइसलेस पर्शियन कारपेट्स थे और जो और सोवेनिर्स थे, तो वो उन्होंने उनको दिए। जो किंग ऑफ अफगानिस्तान थे किंग जाहिर, केवल वो ही नहीं इनकी म्यूजिक से फैसिनेट हुए थे। फैसिनेट होना मतलब अट्रैक्ट होना, बल्कि जो विजय भट्ट थे वो भी उनसे इतना इम्प्रेस्ड हुए थे कि उन्होंने बाद में उनके इंस्ट्रूमेंट के नाम पर अपनी मूवी का नाम रखा था। और क्या रखा था, गूंज उठी शहनाई। और ये फिल्म जो थी वो बहुत ही सुपर डुपर हिट हुई थी। और जो बिस्मिल्लाह खान थे उन्होंने उसमें उनकी एक कंपोजिशन भी प्ले की गई है, सॉन्ग जो आपने सुना भी होगा शायद बाद में, दिल का खिलौना हाय टूट गया। और ये जो है ये सॉन्ग जो था पूरे नेशन में ये बहुत अप्रिशिएट किया गया, बहुत ज़्यादा इसको सुना गया और बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस मिली सेलुलाइट वर्ल्ड में इसको। तो बिस्मिल्लाह खान जो थे वो जो फिल्म म्यूज़िक था उसमें भी उन्होंने एंटर किया था, लेकिन वो थोड़ा लिमिटेड ही थे। 1 या 2 मूवीज़ उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा की थी, उससे ज़्यादा उन्होंने नहीं करा। तो कौन कौन सी 2 मूवी करी थी उन्होंने, एक तो ये विजय भट्ट की है, विजय भट्ट की गूंज उठी शहनाई, और विक्रम श्रीनिवास की कनाडा वेंचर सानिधि अपन्ना। वो उससे इतना अट्रैक्ट हुए थे तब जाकर के उन्होंने ये 2 चीज़ें 2 फिल्में उनकी पूरी करी थी। और बाद में उन्होंने क्या कहा कि इस आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जो फिल्म लाइन होती है थोड़ा ग्लैमरस होती है, तो इस लाइन को वो थोड़ा कम इम्पोर्टेंस देते हैं, वो इतना इससे अट्रैक्ट नहीं होते। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन, इसके बाद उनके पास कॉन्टिन्यूअस वन आफ्टर अनदर उनको मिलती गई। बिस्मिल्लाह खान फर्स्ट इंडियन थे जिनको प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इनवाइट किया गया था परफॉर्मेंस के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल में भी पार्टिसिपेट किया, इन द कैनीज आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ओसाका ट्रेड फेयर। उनको इंटरनेशनल लेवल पे भी उनको इतना ज़्यादा रिगार्ड दिया गया था, इतना फेमस वो हो गए थे कि एक ऑडिटोरियम उनके नाम पर
तेहरान में रखा गया और उस ऑडिटोरियम का नाम क्या रखा गया? ताहिर मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ये उनके नाम पर रखा गया। उनको नेशनल अवार्ड्स जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण भी दिए गए। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आधा अध्याय। इसके आगे का अध्याय हम अगले भाग में पढ़ेंगे। तब तक हमने जो भी पढ़ा है आप उसको रिवाइज करेंगे, उसका अभ्यास करते रहेंगे और प्रयास करते रहेंगे।